हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्थात किसी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। फिर हम देखेंगे मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्थात किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक। और फिर हम देखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्थात किसी सम्मिश्र संख्या का व्युत्क्रम। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई सम्मिश्र संख्या है z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी या a प्लस बी आई। इस तरीके से हम सम्मिश्र संख्या को निरूपित करते हैं, जहाँ a वास्तविक भाग है उस सम्मिश्र संख्या का और b जो है वो अधिकल्पित भाग या काल्पनिक भाग है। अगर इस सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी लिखना हो तो संयुग्मी हम लिखते हैं z बार से। ठीक है, अगर कोई सम्मिश्र संख्या z है तो उसके संयुग्मी को हम z बार से व्यक्त करते हैं। और वो किस तरीके से परिभाषित होता है? अगर z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी है तो इसका संयुग्मी होगा a माइनस आई बी। तो आप समझ गए होंगे कि हमें केवल और केवल i वाले गुणांक का चिन्ह बदलना है। ठीक है, या यूं कहिए कि i को माइनस आई से रिप्लेस करना है, या यूं कहिए कि जो b है, जो इसका अधिकल्पित भाग है, उसका जो भी चिन्ह रहेगा उसको बदलना है। कहने का अर्थ है कि जैसे कभी मान लो आपके पास a माइनस आई बी लिखा है और इसका संयुग्मी आपको पूछ दिया जाए तो आप a प्लस आई बी लिख देना। ठीक है, यानी जो चिन्ह रहेगा उसको बदल देना है। ध्यान रखना है, चिन्ह केवल किसका बदलना है? अधिकल्पित वाले हिस्से का चिन्ह बदलना है, वास्तविक वाले हिस्से का चिन्ह नहीं बदलना है। देखो a जस का तस है, चिन्ह केवल किसका बदला है? केवल b वाले हिस्से का, यानी कि अधिकल्पित भाग का बस चिन्ह बदला है, यानी i के साथ जो है केवल उसका चिन्ह बदला है। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपसे पूछूं 3 प्लस 5 आई है, इसका संयुग्मी क्या होगा? तो आप कह देना 3 माइनस 5 आई। ठीक है, केवल आपको उसका चिन्ह बस बदलना है जो आई के साथ है, केवल वही वाले पद का चिन्ह आपको बदलना है, उसी वाले हिस्से का चिन्ह आपको बदलना है, इसका नहीं बदलना है। जैसे मान लो अब मैं लिख दिया 11 माइनस 7 आई, इसका संयुग्मी क्या होगा? तो आप कह देंगे 11 प्लस 7 आई। जैसे मैंने लिख दिया -5 माइनस 7 आई, तो इसका संयुग्मी क्या होगा? -5 तो -5 ही रहेगा, चिन्ह बदलना है केवल किसका? आई वाली चीज का। ठीक है, तो -7 का +7 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चिन्ह नहीं बदलेगा। जैसे मैं लिख दिया 8i, अब ये शुद्ध शुद्ध काल्पनिक संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें वास्तविक भाग नहीं है, केवल आई वाली चीज है, बिना आई वाली चीज नहीं है। जैसे इसमें दोनों चीज थे, वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक काल्पनिक, ये शुद्ध काल्पनिक संख्या है। लेकिन हमको संयुग्मी निकालना है, तो संयुग्मी निकालने के लिए हम क्या जानते हैं? केवल आई वाली चीज का, जो आई के साथ है, केवल उसका चिन्ह बदलेगा। तो 8i का क्या हो जाएगा? -8i। सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए आपके पास है, मान लीजिए आपके पास है 12 अर्थात 12, और मैंने कहा आपको इसका संयुग्मी ज्ञात करो, तो आप 12 का संयुग्मी -12 मत लिख देना, क्योंकि हम चिन्ह केवल किसका बदलते हैं? आई अधिकल्पित भाग का, जो आई के साथ है केवल उसका चिन्ह बदलता है। लेकिन यहाँ पे तो ये शुद्ध वास्तविक संख्या है, इसमें तो काल्पनिक भाग है ही नहीं। होता अगर काल्पनिक भाग तो उसका चिन्ह बदलता, है ही नहीं तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। तो अगर कोई आपसे 12 का संयुग्मी पूछे तो आप 12 का 12 ही कह देना, या यूं कहें कि सर 12 को पहले आप वास्तविक संख्या के सम्मिश्र संख्या के रूप में निरूपित कर लो। ठीक है, 12 प्लस आई जीरो करके a प्लस आई भी हो गया सम्मिश्र संख्या के रूप में। अब इसका संयुग्मी निकाल लो तो 12 माइनस आई जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई के स्थान पर माइनस आई, या यूं कहिए कि हमने इसका चिन्ह बदला, जो आई के संग है केवल उसका चिन्ह बदलेगा। तो ये तो जीरो है, जीरो रहने से कोई मतलब पड़ेगा भी नहीं, आंसर आपका 12 ही आएगा। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि चिन्ह केवल किसका बदलना है? केवल अधिकल्पित हिस्से का चिन्ह बदलना है, वास्तविक हिस्से का नहीं बदलना है। ठीक है, तो a प्लस आई बी का संयुग्मी हो जाएगा a माइनस आई बी। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, संयुग्मी आपने सीख लिया। अब देखो मॉड्यूलस, मान लीजिए z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी है, z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी कोई सम्मिश्र संख्या है, तो इसका मापांक को हम लोग व्यक्त करते हैं मॉड z से। ठीक है, इसके मापांक को किससे व्यक्त करेंगे? मॉड z से। और किस तरह परिभाषित करते हैं? वर्गमूल वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग का वर्ग। ठीक है, a का वर्ग धन b का वर्ग। ठीक है, काल्पनिक भाग लिखना है, यहाँ पे i नहीं लिखना है, i के साथ जो है उसका वर्ग लिखना है, ध्यान रहे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको 3 प्लस 4 आई है कोई सम्मिश्र संख्या, और इसका मापांक अगर पूछा जाए
तो आप वर्गमूल 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बस लिखेंगे, 4i का वर्ग नहीं लिखेंगे, सिर्फ 4 का वर्ग लिखेंगे। i के साथ जो है सिर्फ उसका वर्ग लिखना है और ये वास्तविक भाग का वर्ग यहाँ लिखना है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो मॉड z कितना आ गया 5। ठीक है, तो इस तरह से ये मापांक ज्ञात किया जाता है, बहुत ही सरल काम है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब देखो रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फिर इनके कुछ गुणधर्म, इनके कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र भी आज हम डिस्कस करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो चलिए मान लीजिए z कोई सम्मिश्र संख्या है a प्लस आई बी, z कोई सम्मिश्र संख्या है a प्लस आई बी और आपको इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, रेसिप्रोकल ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम क्या होगा 1/z अर्थात 1/a प्लस आई बी, है ना भाई। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है a प्लस आई बी तो है ही, हम ना अंश और हर में ये क्या दिख रहा है, देखो ये क्या दिख रहा है, प्लस चिन्ह दिख रहा है, a प्लस आई बी दिख रहा है। अगर मुझे इसका a प्लस आई बी का संयुग्मी लिखना हो तो मैं लिखूंगा a माइनस आई बी। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अंश और हर में इस a प्लस आई बी के संयुग्मी का गुणा करने जा रहे हैं अंश और हर में। तो अब आप बताइए a प्लस आई बी का संयुग्मी क्या होगा, तो a प्लस आई बी का संयुग्मी होगा a माइनस आई बी, और a माइनस आई बी का हम अंश और हर में गुणा करने जा रहे हैं। तो अब देखो ये हो गया a माइनस आई बी, और इधर देखो सूत्र लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी वाला सूत्र, हम बचपन में पढ़े थे ना, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो सूत्र लगेगा। तो क्या होगा बताओ, a स्क्वायर और क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह पूरा आई बी दिख रहा है तो आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये a माइनस आई बी, ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1 लेकिन माइनस पहले से तो +1, तो ये बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो z बराबर a प्लस आई बी हमने लिया, ये सम्मिश्र संख्या, अगर मुझसे इसका संयुग्मी पूछा जाता तो z बार बराबर a माइनस आई बी लिखता, अर्थात ये जो a माइनस आई बी प्राप्त हुआ है मैं उसको z बार लिख सकता हूं। ठीक है, और अगर मुझसे इसका मापांक पूछा जाता तो मॉड z बराबर मैं लिखता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, लेकिन यहाँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, मॉड z की परिभाषा है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों ओर वर्ग करोगे तो मॉड z का वर्ग मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस आई बी को लिख सकता हूँ z बार, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ मॉड z का वर्ग, तो ये मेरे को 1/z मिल गया। तो अब आप ये सूत्र सदा सदा याद रखें कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का अगर आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना हो तो आप एकदम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, ऊपर में लिखना है z बार अर्थात z का संयुग्मी और नीचे मॉड z का स्क्वायर, एकदम फटाफट आपको ये पता चल जाएगा, इतना सरल है, आप देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको पूछा जाए कि मान लीजिए देखो मान लो आपके पास कोई सम्मिश्र संख्या है 5 + 12i, 5 + 12i, ठीक है, और आपको इसका व्युत्क्रम पूछा गया तो 1/z होगा, क्या होगा बताओ, सीधे बताओ एकदम 1/z आपको निकालना हो तो आप एकदम 1/5 + 12i करने के बाद आप फिर उसका ऊपर नीचे गुणा करके फिर सॉल्व कर रहे हैं, उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करके सॉल्व करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट सूत्र में मान रखें z बार मतलब इसका संयुग्मी अर्थात 5 - 12i मॉड z का स्क्वायर, मॉड z का स्क्वायर निकालना है मतलब आप सीधे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि मॉड z बराबर होता है वर्गमूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन आप मॉड z का स्क्वायर लिख रहे हैं तो ये वर्गमूल हट जाएगा ना भाई, सीधी सी बात है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये 5 - 12i 25 और ये 1 44 जो कि हो जाएगा 169। ठीक है, 169। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है? ओके, आपका आंसर आ चुका है, 1/mod z आपको मिल गया है। आप चाहो तो उसको अलग अलग बांट सकते हो,
5/69 माइनस 12/69 आई। देखिए आपको समझ तो नहीं आ रहा है, कहीं देखो आ रहा है पूरा समझ? गुड, चलिए सब ठीक है, बढ़िया, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और सूत्रों को देखते हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। मान लो z बराबर a प्लस आई बी। मान लीजिए z बराबर क्या चीज, a प्लस आई बी कोई सम्मिश्र संख्या है। तो अब आप बताइए z बार क्या होगा। तो आप बताएंगे सर z बार मतलब z का संयुग्मी जो कि a माइनस आई बी होगा। चलिए इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो और दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दो। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले से जुड़ेगा तो z प्लस जेड बार हो जाएगा, राइट वाला राइट वाले से जुड़ेगा तो आई बी और ये माइनस आई बी कट जाएगा तो a 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र आप हमेशा याद रखना कि कभी कोई सम्मिश्र संख्या और उसके संयुग्मी को आपस में जोड़ा जाए तो वास्तविक भाग का दोगुना मिलता है। एक कौन है, एक कौन है, वास्तविक भाग है, उसका दोगुना मिलता है। आप इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हो z प्लस जेड बार बराबर 2 और a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, यहाँ a कौन है, a कौन है, z का रियल पार्ट और b कौन है, z का इमेजिनरी पार्ट। इस बात को ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ से 2 को पक्षांतर कर लें तो z प्लस जेड बार बटे 2 बराबर a लिख सकते हो। ये सूत्र भी आप सदैव याद रखें कि वास्तविक भाग को हम z प्लस जेड बार बटे 2 लिख सकते हैं, या a के जगह में अगर आप रियल पार्ट ऑफ z लिखें तो ये z प्लस जेड बार बटे पूरे के बटे में 2। तो देखो a के जगह रियल पार्ट ऑफ z लिख करके हम ये सूत्र भी तैयार कर सकते हैं। आपको ये सब पता होना चाहिए। चलिए अब समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर दो। इसमें क्या किए, 1 और 2 को जोड़े हो आपने। अब समीकरण 1 में से 2 को माइनस करो, z माइनस जेड बार हो जाएगा। ठीक है, जब आप माइनस करोगे तो a माइनस ए कट जाएगा और ये माइनस आई भी माइनस और माइनस कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2i भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा आपको पता है, 2i को नीचे ले जाओ तो z माइनस जेड बार बटे 2i बराबर b बचेगा। और ये एक सूत्र आपके पास तैयार होगा, ये खुद अपने आप में एक सूत्र है, इसको ध्यान रखें। जितने डब्बे बंद करते जा रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। b कौन है, व्हाट इज b, तो b जो है वो z का अधिकल्पित भाग है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। तो आप उसको अगर वहां लिखोगे तो आपके सामने एक और सूत्र तैयार हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया। कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अब आगे की कहानी सुनिए। अभी हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो जोड़ने से एक सूत्र मिला, घटाने से एक सूत्र मिला, जिनको हमने विभिन्न रूपों में व्यक्त किया। अब समीकरण 1 और 2 को आप गुणा करो, समीकरण 1 और 2 को गुणा करो तो लेफ्ट वाला गुणा करोगे तो जेड जेड बार हो जाएगा। ठीक है, और राइट वाला गुणा करोगे तो a प्लस आई बी ए माइनस आई बी हो जाएगा। और आपको फिर से यहाँ पे सूत्र लगाना पड़ेगा, a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। b की जगह यहाँ पे आई बी दिख रहा है तो आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा और a आई स्क्वायर मतलब -1 माइनस माइनस प्लस 1 बी स्क्वायर हो जाएगा जेड जेड बार। और मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमारा मॉड जेड का वर्ग। अभी कुछ देर पहले हमने ये बात हमने देखा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मॉड जेड का स्क्वायर। तो इसलिए ये सूत्र जेड जेड बार इक्वल मॉड जेड का स्क्वायर। बहुत अच्छे से याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है, जेड जेड बार मतलब मॉड जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात आपको सदा सदा के लिए याद रहे ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे। ठीक है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं कुछ
और भी सूत्रों को देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो ये वाला सूत्र को ना, जेड जेड बार बराबर क्या दिख रहा है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग। ए कौन है, रियल पार्ट ऑफ जेड, बी कौन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो आप रियल पार्ट ऑफ जेड का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का वर्ग, फिर इसको ऐसे लिख करके ये सूत्र को इस तरह भी व्यक्त कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ। देखो जेड बराबर ए प्लस आई भी है, तो जेड बार बराबर हुआ ए माइनस आई बी। ठीक है, अगर मुझे ये आपने क्या निकाला, ये आपने जेड का संयुग्मी निकाला। अगर पुनः मुझे इसका संयुग्मी निकालना हो, जेड बार का संयुग्मी निकालना हो, जेड बार का फिर से संयुग्मी निकालना हो, तो आप कहेंगे सर ये इसमें कठिन बात क्या है, संयुग्मी निकालने के लिए आपने केवल अधिकल्पित भाग वाल का चिन्ह बदला है ना भाई। तो ए प्लस आई बी का संयुग्मी हो गया ए माइनस आई बी। अगर आपको इसका पुनः संयुग्मी ज्ञात करना है तो वापिस इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी। चिन्ह ही तो बदलना है और क्या करना है। ठीक है, तो चिन्ह बदल गया। अरे हम क्या देखते हैं, ये तो वापस जेड बन गया, तो ये जेड बन जाएगा जेड बार का बार, अर्थात किसी सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी का संयुग्मी पुनः वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस बात को, इस सूत्र को सदा ध्यान में रखें, काफी काम आएगा ये सब चीज। अच्छा एक बात बताओ, मान लो जेड बराबर ए है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जेड बराबर तो ए प्लस आई बी होता है, आपने ए लिखा, तो बी मान लो शून्य है, बी शून्य अर्थात अधिकल्पित हिस्सा इसमें नहीं है, अधिक बी इक्वल शून्य हो जाएगा, तो ये पूरा खत्म, ए बस बचेगा। बी शून्य मतलब इसका अधिकल्पित भाग शून्य है, यानी कि काल्पनिक भाग शून्य है, यानी कि आप इस सम्मिश्र संख्या को कह सकते हो कि ये शुद्ध रूप से वास्तविक है, शुद्धतः वास्तविक है। ऐसी स्थिति में जब इसका आप संयुग्मी निकालोगे, संयुग्मी निकालोगे तो वापिस ए आएगा, क्योंकि चिन्ह बदलना किसका होता है, हमको आई वाले चीज का, है ना भाई, आई वाले संख्या का चिन्ह बदलना होता है, केवल इसका चिन्ह बदलना होता है। ठीक है, तो वो चीज तो है ही नहीं, तो वो जब है ही नहीं तो चिन्ह किसका बदले, तो बदलेगा ही नहीं। जब बदलेगा ही नहीं तो फिर एक ए रहेगा, और जब एक ए रहेगा और अब इस स्थिति में आप इसको जोड़ोगे तो जोड़ने पर तो ये वापस टू ए हो जाएगा, पहले जैसा मिलेगा, कुछ भी इसमें कुछ नया नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप इसको घटाओगे, ठीक है, घटाने पर क्या होगा देखो, जोड़ने पर तो वापस टू ए मिल जाता वैसा ही है, लेकिन घटाने से क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता। ऐसे जब घटा रहे थे तो जीरो नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पे आई भी जुड़ रहा था, टू आई भी मिल रहा था। लेकिन जब बी रहेगा ही नहीं तो ए माइनस ए खत्म खेल। तो जेड माइनस जेड बार अगर शून्य है तो इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ क्या है बताओ, इसका अर्थ यह है कि जेड जो है शुद्ध रूप से वास्तविक है। मतलब कहीं अगर आपको ये चीज दिख रही है कि सर जेड माइनस जेड पर शून्य है, तो आप समझ जाना जेड शुद्ध रूप से वास्तविक है। ठीक है, अच्छा अगर जेड बराबर आई बी बस है, सिर्फ आई बी, इसका मतलब क्या है कि ये शुद्ध रूप से काल्पनिक है, क्योंकि इसमें ए गायब है, ए शून्य है, वास्तविक हिस्सा शून्य है, केवल काल्पनिक हिस्सा दिख रहा है, तो ये शुद्ध रूप से काल्पनिक है। ऐसी स्थिति में इसका जेड बार निकालोगे तो हो जाएगा माइनस आई बी। अब दोनों को जोड़ो भला, ठीक है, तो दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, प्लस माइनस कट जा रहा है, जीरो आ रहा है। पहले जब ए प्लस आई बी था उसका संयुग्मी ए माइनस आई बी निकाले थे तो दोनों को जोड़ने से टू ए आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो ए है ही नहीं, ए तो शून्य है, तो दोनों को जोड़ने से प्लस माइनस खत्म, जेड प्लस जेड पर शून्य दिख रहा है। तो ऐसा क्यों दिखा, क्योंकि जेड क्या है, शुद्ध रूप से क्या है, काल्पनिक है, शुद्धतः काल्पनिक है। तो ध्यान रखिए, अगर जेड शुद्ध रूप से काल्पनिक है तो जेड प्लस जेड बार जीरो होगा। ठीक है, ये बाई कंडीशनल साइन लगा, अर्थात दोनों ओर से ये बात सच है, अर्थात जेड अगर शुद्ध रूप से काल्पनिक है तो अवश्य ही ये जेड प्लस जेड बार बराबर शून्य होगा, या अगर जेड प्लस जेड बार बराबर शून्य है तो ये निश्चित रूप से जेड जो है वो शुद्ध रूप से काल्पनिक होगा। ठीक है, तो ये सूत्र भी आप हमेशा ध्यान रखें, काफी काम का चीज है। ठीक, चलो कुछ और सूत्र हैं जिनको आप ध्यान रखें, जैसे जेड वन प्लस जेड टू दो सम्मिश्र संख्याएं हैं,
है ना भाई, दोनों का योग का संयुग्मी दोनों के अलग अलग संयुग्मियों के योग के बराबर होता है। आप कोई भी एक अपने मन से एग्जाम्पल लेकर के इस चीज को सत्यापित कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसका अंतर का संयुग्मी भी अलग अलग अंतर के संयुग्मी, ये देखो दोनों के अंतर का संयुग्मी दोनों के संयुग्मियों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी चीज आप देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, ये तमाम सूत्र आपको बहुत काम आएंगे, आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ये भी सूत्र आप अच्छे से देखिए, बहुत काम के सूत्र हैं, बहुत अच्छे सूत्र हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है, सबको आप अच्छे से ध्यान से देखो, अपने कॉपी में नोट करो, बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। जब हम लोग सवाल बनाएंगे ना, तब देखो अब मैं एक बढ़िया वाला चीज़ सोचा हूँ। देखो ये हम लोग अभी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, अभी फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जब हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसी पैटर्न के सवालों को बनाएंगे जिस पैटर्न के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लेंगे, आपके एग्जाम के टक्कर के सवाल रहेंगे उसमें, तो उन सवालों का कलेक्शन मैं देख रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। इसलिए आज हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, कंसेप्ट समझते समझते हम थोड़े मोड़े एग्जाम्पल से उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर जब सारे कंसेप्ट हो जाएंगे तब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया से हमने एक सोच रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो बाकी कंसेप्ट समझते समय हम तो जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स रहेंगे ताकि उन कंसेप्ट को समझने में हमें मदद मिले, उन उदाहरणों को तो हम अवश्य लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो सदृश संख्याएं Z1 और Z2, तो दोनों के गुणे का संयुग्मी दोनों के संयुग्मियों के गुणे के बराबर होता है। जैसे अपने प्लस और माइनस में देखा, ऐसे गुणे में भी होता है ये, और दोनों के बटे का पूरे का मतलब ये संयुग्मी अगर ज्ञात करोगे तो दोनों के संयुग्मियों के बटे के बराबर होता है। ठीक है, ये Z1/Z2 पूरे का संयुग्मी, ये Z1 का संयुग्मी बटे Z2 का संयुग्मी, तो ये बराबर होता है। तो ये फॉर्मूले भी आप याद रखें, हमेशा हमेशा काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज। जैसे मान लीजिए Z = A + IB है ना भाई, और जैसे मान लो यदि Z 0 हो गया तो Z 0 बोलने का अर्थ क्या है, A + I भी 0 होगा, वो भी 0 हो जाएगा। भाई Z का मान A + I भी है, अब 0 को लिख सकते हो आप 0 + I0। ठीक है, अब दोनों ओर से आप तुलना करो तो बोलोगे सर इस 0 को तो आपने 0 + I0 लिखा, अब जब हम दोनों पक्षों से तुलना करेंगे वास्तविक और काल्पनिक भागों की, तो हमको तो A की जगह भी 0 दिख रहा है और B की जगह भी 0 दिख रहा है, तो सही है, A भी 0 B भी 0, 0 तो 0 तो 0। ठीक है, अब सुनो, अर्थात अगर कोई समिश्र संख्या शून्य है तो इसका अर्थ उसका वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों शून्य है। तो Z = 0 बोलने का मतलब क्या है, Z = 0 बोलने का मतलब ये है कि A 0 और B भी 0 है। ठीक है, ये यूँ कहिए कि A और B दोनों 0 रहेंगे तो Z का मान 0 होगा। तो ये आप ये वाला कंसेप्ट सदा याद रखें, मतलब A और B में से मान लो कोई एक 0 और कोई एक 0 नहीं है, तब Z 0 नहीं हो सकता, तो Z के 0 होने के लिए A और B दोनों को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आप याद रखें, सदा काम आएगा आपको। अब देखो कोई और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, मान लो Z बराबर है A + IB और मॉड Z आपने निकाला, तो मॉड Z क्या होता है बताओ, √A का वर्ग धन B का वर्ग। ठीक है, √A का वर्ग धन B का वर्ग। अब देखो अगर मान लो मॉड Z 0 हो गया, तो मॉड Z 0 होने का क्या अर्थ है बताओ, तो बोला मॉड Z 0 होने का अर्थ है कि √A² + B² का 0 हो जाना।
अब रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शून्य हो जावे। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहने करती है कि ये भी धनात्मक राशि है, ये भी धनात्मक राशि है। गौर से समझे ना। चलो भाई, अगर वर्ग नहीं रहता, जैसे मान लो मैं यहाँ पे दो राशियां लिखा हूं, अब बीच में प्लस है, ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक चीज है। ये एक राशि, एक डब्बा है, दूसरा डब्बा है, बीच में प्लस है, और मैं बोल रहा हूँ बराबर में शून्य है, और यहाँ कुछ लिखिए, तो आप बोलोगे सर ये तो आपने बीच में प्लस लिखा है और आप दोनों को जोड़ के शून्य लाना चाह रहे हो। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे अगर आप कुछ चीज प्लस में लिख रहे हो तो वहां माइनस में लिख देना। जैसे +5 लिख रहे हो तो -5 लिखना, ताकि कट पिट के शून्य हो। और मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों डब्बों में आपको वर्ग वाली राशि भरनी है, वर्ग वाली राशि, ए का वर्ग लिखना है, बी का वर्ग लिखना है। अब क्या करोगे आप? अब आप बोलोगे सर अगर आप एक को प्लस और एक को माइनस रखते हो तब भी वो वर्ग होके तो प्लस हो जाएगा ना। जैसे अब ए की जगह 5 रखो और बी की जगह -5 रखो तो -5 का वर्ग आकर +5 का वर्ग हो जाएगा, मतलब 25 ही होगा ना भाई। तो जब वर्ग है इसका मतलब वो आपको प्लस में मान देगा, और प्लस वाले दोनों मान जुड़ करके कैसे जीरो हो सकते हैं? तो अगर, लेकिन हमको तो यहाँ दिख रहा है वो चीज, ए का वर्ग धन बी का वर्ग रूट ओवर फिर बराबर जीरो दिख रहा है वो चीज। तो ये सिर्फ तब ही संभव हो सकता है सर जब स्वयं ए जीरो हो और स्वयं बी भी जीरो हो। और ए और बी जीरो होगा तो जेड भी जीरो हो जाएगा। देखो ए और बी जीरो हुआ तो जेड भी जीरो हो जाएगा, इसका अर्थ जेड जीरो। तो इसका अर्थ आपने क्या समझा कि अगर मॉड जेड शून्य है तो इसका अर्थ हुआ कि जेड भी शून्य होगा। यही आपको यहाँ बतलाना चाह रहे थे। अगर मॉड जेड शून्य है तो जेड भी क्या होगा? शून्य होगा। ये वाला फॉर्मूला भी आप सदैव याद रखें, ठीक है। और ये बात दोनों तरफ से सच है, ठीक है, दोनों तरफ से सच है ये भी बात। जेड जीरो तो उसका मॉड जीरो, या जेड का मॉड जीरो तो जेड खुद जीरो, ठीक है। और जेड जीरो बोलने का मतलब क्या है कि उसके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों शून्य होंगे, ठीक। तो ये एक फॉर्मूला था आपको ध्यान रखने के लिए। चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए z इक्वल ए प्लस आई बी है, तो z बार क्या होगा? a माइनस आई बी होगा, उसका संयुग्मी है ना भाई। अब आपको कहा जाए कि सर मॉड z क्या होगा, तो आप कह देंगे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको कहा जाए कि मॉड ऑफ z बार क्या होगा, तो आप कह देंगे कि ए स्क्वायर प्लस, देखो वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग का वर्ग हमको लिखना होता है। अब यहाँ वास्तविक भाग a है, काल्पनिक भाग क्या है? काल्पनिक भाग अब कितना हो गया? देखो काल्पनिक भाग हो गया -b, ध्यान रहे मैंने आपको बतलाया था ना कि संयुग्मी ज्ञात करते समय हमको काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलना है, तो अब माइनस समेत लेंगे, याद रहे, तो माइनस समेत लेना है बाबा, ठीक है। तो अब वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग का वर्ग, अरे लेकिन -b का वर्ग तो वापस +b का वर्ग होगा, तो a का वर्ग धन b का वर्ग हो जाएगा। ये फिर से देखो भाई, यहाँ b है तो b स्क्वायर लिए, यहाँ माइनस समेत लेना है, चिन्ह सहित लेना है, तो प्लस था तो प्लस को तो हम लिखते नहीं है, +b का वर्ग तो आखिर वो उसको ऐसे थोड़ी लिखेंगे +b का वर्ग तो जनरली हम प्लस समझा जाते हैं, ठीक है। तो ये b का वर्ग, लेकिन माइनस है तो -b का वर्ग आपको लिखना है। फिर a का वर्ग धन b का, क्योंकि माइनस का वर्ग वापस प्लस हो जाता है और ये वापस कौन बन गया? वापस ये वाली चीज बन गई। और ये कौन है? ये तो वापस ये है। इसका अर्थ ये मॉड जेड है। इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि जेड का संयुग्मी, मतलब जेड के संयुग्मी का मॉड और जेड का मॉड आपस में बराबर होता है। ये चीज मैं आपको बतलाने वाला था, यही समझाना चाह रहा था, ठीक है। क्योंकि हम -b का वर्ग वापस b का वर्ग बन गया, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। और अब सुनो, अगर मैं -z निकालूं तो क्या होगा? ये हो जाएगा -a माइनस आई बी। देखो z बराबर अगर a प्लस आई बी है तो -z क्या होगा? -a माइनस आई बी होगा। अब -z का अगर मैं मॉड निकालूं, रूट ओवर -a का वर्ग प्लस -b का वर्ग, ये वापस a का वर्ग धन b का वर्ग बन जाएगा, ये वापस मॉड z बन जाएगा। इसका मतलब -z का मॉड और z का मॉड बराबर होता है, और z का मॉड z बार के मॉड के भी बराबर होते हैं। इसका मतलब तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो z का मॉड चाहे -z का मॉड चाहे z बार का मॉड आपस में बराबर है। इस बात को भी आप ध्यान रखें, ठीक है, एकदम अच्छे से ध्यान रखें, कोई भी गड़बड़ न होने पाए, सूत्र अच्छे से याद हो जाए, सवाल अच्छे से बन जाए, परीक्षा में नंबर अच्छा आ जाए, सिलेक्शन अच्छे से हो जाए, सफल आप हो जाएं। और हमने अभी जितना कहा
वो सब सही हो जाए, ठीक है, तो आप सब अच्छे से सफल हो जाएं। और हम अब इसको, ठीक है, मिटाते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ और बातें देखते हैं। देखो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहीं लिखा हूँ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप समझ गए कि सर ये जेड का मॉड लिखा है आपने, और उसकी तुलना करूँ अगर मैं ए से, तो बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा हो सकता है, कौन छोटा हो सकता है। तो देखो भाई, अगर भी शून्य हो गया, ध्यान से देखिएगा, अगर भी शून्य है तो शून्य होके हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वर्गमूल वापस ए बन जाएगा, अर्थात बी के शून्य को, बी अगर शून्य है ना, तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये कुल मिला के ए हो जाएगा। लेकिन अगर बी शून्य नहीं है, बी कुछ है, तो वो कुछ है होने के नाते अब उससे जुड़ करके ये बड़ी राशि बन जाएगी, और ये फिर ए से बड़ा हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये चीज ए से बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है। बराबर कब हो सकती है, जब बी शून्य होगा, बी शून्य होने पर ये खत्म, ए स्क्वायर का वर्गमूल वापस ए बन जाएगा, तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर बी शून्य नहीं है तो ये ए स्क्वायर में जुड़कर ये राशि और बड़ी हो जाएगी, इसका वर्गमूल निकालोगे तो ए से बड़ा मिलेगा। तो कुल मिलाकर इस चीज के पीछे दो ऑप्शन है, दो चीज छुपी हुई है, या तो ये चीज इससे बड़ी होगी या बराबर होगी, ठीक है। और वैसे ही इसका ऋणात्मक हिस्सा, इसका ऋणात्मक हिस्सा, ठीक है, अब माइनस में, सीधी सी बात है, माइनस में, तो ये इससे क्या होगा, छोटा ही होगा, एकदम फैक्ट बात है। अर्थात अब देखो, हम इसको लिख सकते हैं व्हाट इज ए, ये ए जो है, ए कौन है बाबा, जेड, अगर ए प्लस आई भी है तो ए जो है उसका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉड जेड और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड जेड। ये फॉर्मूला सदा सदा के लिए याद रखेगा। ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट के लिए भी आप लिख सकते हैं। अगर बी से तुलना करूं, यहाँ पे अगर ए के स्थान पर बी रख के सोचूं मैं, तब भी तो यही होगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, फॉर्मूले याद रखें, फॉर्मूले बड़े काम के हैं, बड़े काम के फॉर्मूले हैं, ठीक है। इन सबों को आप अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से याद रखिए इनको। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। अगर मान लीजिए Z1 Z2 का गुणे का मॉड है, तो ये मॉड का गुणा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दोनों का गुणा करके मॉड निकालो या मॉड निकाल के गुणा करो, बात एक ही है। यही सूत्र बटे में भी काम करेगा। दोनों मतलब कि ये, हाँ, दोनों के बटे का मॉड करो या दोनों का मॉड निकाल के बटा करो, यानी मॉड को अलग अलग बांटो, तब भी ये सही है, बराबर रहेगा। तो ये सारे सूत्र काम के हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब काम के सूत्र हैं। एक और सूत्र है, उसको भी देख लो आप, Z1 प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर, Z1 माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, नहीं सॉरी, गड़बड़, मॉड ऑफ जेड इज Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप सदैव याद रखें, ये भी फॉर्मूला याद रखें, वो भी याद रखें, और भी फॉर्मूले बहुत सारे, कितने ही फॉर्मूले आप देखेंगे आप बुक में, बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन इतना फिलहाल आप याद रखें, इतना कम से कम आपको काम आएगा, अच्छे से काम आएगा, ठीक है। हैं तो वैसे बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन आप कम से कम इतने तो कम से कम याद रखें, ठीक है। और भी जब जो जहाँ यूज होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता ना करें। जैसे एक दो और है, उसको आप देख लो, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का वर्ग हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 का वर्ग मॉड Z2 का वर्ग प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, ठीक है। इसका प्रूफ हम नहीं देख रहे हैं, बड़ा प्रूफ है थोड़ा, तो प्रूफ में हमको जाना भी नहीं है। जो छोटे मोटे जो प्रूफ थे, जिनके प्रूफ छोटे थे, उनको हमने देखा अभी, जो इसके पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो वो जल्दी जल्दी सिद्ध हो जा रहे थे, जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से, एग्जाम्पल लेने से, ठीक है। आप चाहे तो एग्जाम्पल लेकर के भी इसको देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, या आप इसका प्रूफ देख सकते हैं। आप अपने 11th क्लास की बुक लीजिए, उसमें ये इसका प्रूफ दिया होगा, आप देखेंगे। हम प्रूफ पे अभी नहीं जा रहे हैं, डिटेल प्रूफ हम नहीं कर रहे हैं, हमको सूत्रों को सरल रूप में समझकर उनको याद बस करना है, ताकि हमारे से कुछ छूट न जाए।
ये सूत्र, प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। ठीक है, तो ये सूत्र भी आप सदा याद रखें। चलिए इतना कम से कम आप याद रखें, और उसके बाद हम अब अगले क्लास में मिलेंगे, तो उसमें कुछ और नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। आज के कंसेप्ट में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, और वीडियो को सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।